प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। और फिर मेरे प्यारे बच्चों इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में क्या होने वाला है। इस सेशन में हम लोग सिंपल स्पेस के पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और बेस थ्योरम पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप कि मैं क्या करने वाला हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले का जो भी टॉपिक है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप काफ़ी इंजॉय किए हैं, आप उसका नोट्स भी बना लिए हैं, भली भांति आप समझे भी हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ ए सिंपल स्पेस। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या कि ये जो है ना आपका एक है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को आप क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में? सिंपल स्पेस बोलते हैं। समझ गए? सिंपल स्पेस बोलते हैं। तो इसको आप कई सारे भागों में बांट सकते हैं। समझ गए? इसको आप कई सारे भागों में बांट सकते हैं। जैसे आइए हम बांटते हैं। सपोज कि ई भाई साहब E1, ई भाई साहब E2, ई भाई साहब E3, ई भाई साहब E4, और इसको क्या मान लीजिए? EN मान लीजिए। डॉट 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 मतलब कई सारा पार्टीशन है, मतलब कई सारे भागों में इसको हम लोग बांट दिए। समझ गए? तो देखिए ये पार्टीशन बन के तैयार हो गया। पार्टीशन बन के तैयार हो गया तो इसमें आप क्या कहिएगा, कैसे पार्टीशन किसी सैंपल स्पेस का होगा? जितना भी इवेंट है ना, किसी भी इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे आप E1 और E2 ले लीजिए, इस दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। E2 E3 ले लीजिए, कुछ कॉमन है? नहीं है। E1 E3 ले लीजिए, कुछ कॉमन है? नहीं है। E4 EN ले लीजिए, कुछ कॉमन है? नहीं है। किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है कि आप यदि सबका यूनियन लीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल स्पेस के बराबर। समझ गए? किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल स्पेस के बराबर। सबका यूनियन किसके बराबर? सिंपल स्पेस के बराबर। पहला क्या बोले कि किसी भी इवेंट में कॉमन नहीं है, कोई भी दो इवेंट में कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है। दूसरा सबका यूनियन लीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल स्पेस। तीसरा सभी की प्रोबेबिलिटी आपका 0 से बड़ा अथवा बराबर है। समझ गए? सभी का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा अथवा क्या है? बराबर। आप क्या बोले? एक समान बोली तब एक से कम नहीं हो, 0 से बड़ा ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। इवन बराबर भी नहीं, बल्कि 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये पार्टीशन बन के आपका तैयार हो गया। E1 E2 E3 EN जो है ना सिंपल स्पेस एस का क्या है? पार्टीशन है। समझ गए? क्या क्या बोले? कोई भी दो इवेंट में कुछ कॉमन नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा सभी का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर। तीसरा सभी का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा हो, बराबर भी ना हो। समझ गए? 0 से क्या हो? बड़ा हो, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि E1 E2 E3 EN जो है ना सिंपल स्पेस का क्या है? पार्टीशन है। समझ गए? सिंपल स्पेस का क्या है? पार्टीशन है। कैसे लिखिएगा? लिखेंगे इस प्रकार से। हाँ, इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट 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 EN are
said to be partition of sample space S if number 1 EI intersection EJ इक्वल टू फाई, जहां पर I इज नॉट इक्वल टू J, साथ ही साथ I और J ये भाई साहब 1 2 3 से लेकर कहां तक है, N तक। समझ गए, कहां तक है, N तक है। ठीक, ये भाई साहब N तक है। ठीक, यानी कि कुछ भी आपका कॉमन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक, पहला केस। दूसरा एग्जॉस्टिव होता है। एग्जॉस्टिव को मतलब सबका यूनियन, सबका यूनियन किसके बराबर, सैंपल स्पेस के बराबर। दूसरा आपका क्या हो जाता है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, किसके बराबर, तो सैंपल स्पेस के बराबर। समझ गए, किसके बराबर, तो सैंपल स्पेस के बराबर। ठीक, तीसरा सभी का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होनी चाहिए। तीसरा जो है ना EI is greater than 0 for all I equal to 1 2 3 कहां तक, N तक। यानी कि जितना भी इवेंट्स है ना, जितना भी इवेंट्स है, ये सभी का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए, सभी का प्रोबेबिलिटी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तब हम लोग कहेंगे E1 E2 E3 En जो है ना, सैंपल स्पेस S का क्या है, पार्टीशन है। सैंपल स्पेस S का क्या है, तो पार्टीशन है। ठीक है, होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं हुई होगी। समझ गए, पार्टीशन का मतलब क्या हो गया, बांटना है, हिंदी में ही लिखा है ना जी, क्या है, पार्टीशन का मतलब क्या हो जाता है, बांटना। समझ गए, विभाजन बांटना, यही ना हो गया। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, किसी को 2 भाग में बांट दिए, पार्टीशन कर दिए, 2 भाग में पार्टीशन कर दिए। तो पार्टीशन का मतलब क्या हो गया, हाँ, बांटना यानी कि विभाजन करना। समझ गए, हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं जिसे हिंदी में लिखने की जरूरत है। समझ गए, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें यूनिक चीज नहीं है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दूं, बांटना, विभाजन करना। ठीक है, चलिए अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, देखिए। ये हो गया सैंपल स्पेस S, और ये A इवेंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। A इवेंट है जिसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट है। समझ गए, इवेंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक, इंटरेस्ट का मतलब आपको इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ गए, लेकिन घटना कई प्रकार से घटती है। सपोज कि E भाई साहब E1, E भाई साहब E2 E3, ठीक है, इसी तरह से डॉट 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 E भाई साहब कितना, En। ठीक है, इस तरह से जो है आपका है। ठीक है, इस तरह से है, इसको ऐसे कर लीजिए, किसी भी तरह से कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ, किसी भी तरह से कर लीजिए। क्या बोले कि S आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस, और ये इवेंट है जिसके बारे में हम लोगों को विचार करना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। और ए के अलावे भी इसमें कई सारे इवेंट है, E1 E2 E3 E4 En, कई सारे इवेंट है। समझ गए, तो ये भाई सब तो पार्टीशन इसका हो गया ना। ठीक, अब आपको क्या करना है कि आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या तामझाम करना पड़ेगा, पहले आपको E1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और E1 का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में
ए का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, समझ गए। फिर आपको E2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और फिर E2 का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में ए का प्रोबेबिलिटी, आपको E3 निकालना है, और E3 के प्रोबेबिलिटी के बाद ए प्लस डॉट 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 PEN, और EN के प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में किसका प्रोबेबिलिटी निकालना, ए का प्रोबेबिलिटी निकालना, समझ गए। यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी, ए की प्रायिकता आपको कैसे मिलेगा, तो ए की प्रायिकता निकालने के लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना तो नहीं, बहुत सारी घटना इस पे घटी है। तो आपको पहले E1 निकाल लीजिए, E1 के बाद फिर किसका निकाल लीजिए, ए का। E2 प्रोबेबिलिटी, E2 के बाद इसका मतलब बुझ गया ना, पहले E2 के बाद किसका निकला है, ए का। E3 निकाल लीजिए, फिर E3 के बाद ए का, फिर इसी तरह से डॉट 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 EN निकाल लीजिए, फिर EN के बाद ए निकाल लीजिए, समझ गए। इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखिएगा, तो शॉर्ट में लिखिएगा समेशन PEJ लिख दीजिए, PEJ और PA/EJ, वेयर J इक्वल टू 1 to n, समझ गए। वेयर J इक्वल टू कितना हो गया, 1 to n। समेशन में सिग्मा में लिख दिया हम लोग, शॉर्टकट में लिख दिए, समझ गए मेरी बात को। किस में लिख दिया हम लोग, शॉर्टकट में। होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, समझ गए। परेशानी है क्या आप लोग को, ठीक। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर तो आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पढ़ लिए, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ लिए, और फिर क्या बचता है, बेस थ्योरम बचता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। हाँ, आइए अब हम लोग बेस थ्योरम, बेस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बेस थ्योरम, बेस प्रमेय पढ़ने के पहले मैं सोचता हूं कि आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, तब जाकर बेस थ्योरम समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा, समझ गए। यानी थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं, तब बेस थ्योरम को मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, मान लीजिए क्या कि आपके पास 3 बैग है। पहले आप एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा, तभी जो है ना मैं बेस थ्योरम आपको बताऊंगा। क्या है, तो आपके पास 3 बैग है, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। कितना बैग है, 3 बैग है, समझ गए। आपके पास 3 बैग है। पहला बैग में रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। सपोज कि 1 रेड 2 ब्लैक। दूसरा में भी रेड है और ब्लैक है। 3 रेड 2 ब्लैक। तीसरा में भी आपका रेड है और ब्लैक बॉल है। सपोज कि 1 रेड और 1 ब्लैक है, समझ गए। ये समझ गए। आपके पास कितना बैग है, 3 बैग, और तीनों बैग में लाल और काला बॉल है, ठीक है। अलग अलग है, किसी में 1 लाल तो 2 काला, 3 लाल तो 2 ब्लैक, 1 रेड तो 1 ब्लैक है। आप एक बॉल निकालते हैं, समझ गए। आप एक बॉल निकालते हैं, ठीक, और वो बॉल आपका रेड हो जाता है। आप क्या किए, आंख बंद किए, तीनों बैग यहां पर रखा हुआ है, समझ गए मेरी बात। आपके सामने तीनों बैग रखा हुआ है और आपका आंख पे पट्टी बांध दिया गया, और कहता है कि आप एक आपकी बैग, आप हाथ घुसाइए बैग में और एक बॉल निकाल लीजिए। तो आप हाथ घुसाए और बॉल निकाल लीजिए, और वो बॉल आपका हो गया
लाल, रेड बॉल हो गया। समझ गए क्या है रेड बॉल। तो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल आपने बैग ए से निकाला है, यानी पहला से निकाला है, या वो बॉल आपने दूसरे बैग से निकाला है, या वो बॉल आपने तीसरे बैग से निकाला है। क्योंकि यहां पर देखिए सिचुएशन गड़बड़ हो गया, क्योंकि हर बैग में रेड बॉल था ना, बोले हाँ या नहीं। आपने क्या बैग चूज किया था? नहीं, आप तो आंख बंद किए थे, आपने तो बैग भी नहीं चूज किया था, और आप जो बॉल निकाले वो बॉल क्या निकल गया? रेड। तो देखिए कैसी कैसी इसमें दो प्रायिकता लग गया ना। एक तो रेड ब्लैक था तो वहां से रेड निकालना था, दूसरी बात आपको बैग भी चूज करना था, बैग भी क्या करना था? चूज करना था। तो जब डबल डिपेंडेंसी हो, समझ गए, जब डबल डिपेंडेंसी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बेस थ्योरम, बेस प्रमेय से बनाते हैं। मेरी बात समझ गए। यहां पर डबल था, एक तो रेड बॉल चुनना था, दूसरी बात बैग भी सिलेक्ट करना था। आप आंख बंद करके हाथ डाले, हो सकता है पहला बैग में हाथ डाले हो सकता आप दूसरा में हाथ डाले हो सकता आप तीसरा में हाथ डाले हो। बोले हाँ या नहीं। तो डिपेंडेंसी यहां पर क्या है? डबल। ऐसी डिपेंडेंसी में आपको किसका मदद लेना पड़ेगा? तो बेस थ्योरम का। समझ गए, बेस थ्योरम का आपको मदद लेना पड़ेगा। आइए, होप कि आप समझ गए होंगे बेस थ्योरम क्या है। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। कोई सिंपल स्पेस आपका एस है, एस आपका कोई सिंपल स्पेस है, और E1 E2 En इसका क्या है? तो पार्टीशन है। पार्टीशन के बारे में अभी पढ़े हम लोग। और ए एक इवेंट है, ए एक इवेंट है जिसमें आपको, हाँ, जिसके बारे में आपको निकालना है। जैसे ए इवेंट मतलब लाल बॉल निकाले आप, लाल बॉल आप निकाले, रेड बॉल आप निकाले। रेड बॉल निकालने की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भाई साहब बैग E1 से हो। समझ गए मेरी बात। सपोज कि E1 E2 E3 तीन गो आपका क्या है? बैग है। E1 E2 E3 तीन गो आपका क्या है? बैग है। हर बैग में रेड और ब्लैक बॉल है। समझ गए क्या बोल रहा था? कि आपने रेड बॉल आपको निकालना है, रेड बॉल निकालना है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड बॉल आपका बैग 1 से हो, या ये रेड बॉल आपकी बैग दूसरा से हो, या ये रेड बॉल आपकी बैग तीसरा से हो। ऐसी प्रोबेबिलिटी यहां पर पूछता है। समझ गए। तो क्या बोले? E1 E2 E3 En ये आपका एक सैंपल स्पेस एस का पार्टीशन है। पार्टीशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और ए एक इवेंट है, नॉन जीरो इवेंट है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है इसका। समझ, ऐसा इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन जीरो है। तो ए आया और किससे आया, किस इवेंट से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है PEI इंटू जो रहेगा पलटी मार दीजिएगा। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका, ए के बाद EI करना, यानी कि बॉल निकालने के बाद पता करना किस बैग से निकाले हैं। तो क्या होता है? PEI, और EI ऑब्लिक ए है तो पलटी मार दीजिए, ए ऑब्लिक कितना? EI, और जो है उसको नीचे लिखिए, और फिर क्या कीजिए? PEI से इसको मल्टीप्लाई। आई और जे में आपको कंफ्यूजन होगा, तो आई और जे जब अभी लिख कर बताएंगे ना, आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। अभी लिख कर जब हम बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो PEI इंटू PA ऑब्लिक या A स्ट्रोक्स EI बाय सिग्मा समेशन J इक्वल टू 1 to N PEJ इंटू PA ऑब्लिक EJ, जहां पर I या J जो भी है ये भाई सब एक से लेकर क्या तक है? N तक का इवेंट से। समझ गए। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ टेक्निकल टर्म्स है। टेक्निकल टर्म्स यह है कि E1 E2 En इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पनाएं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पनाएं। और PEI ये आपका जो है ना प्रोबेबिलिटी है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायरी प्रोबेबिलिटी, यानी कि पूर्वकालिक प्रायिकता। और PEI स्ट्रोक्स A इसको बोलते हैं पोस्टेरी प्रोबेबिलिटी, यानी कि उत्तरकालीन प्रायिकता। समझ गए, टेक्निकल वर्ड है, आपको जानना चाहिए। तो इसको लिखिए ना। फिर एक जो है ना, एक हम लोग क्या करते हैं, एक इसको पहले थोड़ा सा जब इसको उतार लीजिएगा,
तब एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं, तब बेहतर ढंग से हम लोगों को समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर भी लिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लिए तो देखिए अब इसको मिटाकर हम आपको बताते हैं, समझ गए, मिटाकर हम आपको बताते हैं। E1 E2 E3 तीन इवेंट लेकर हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, होप कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अब मैं आपको लिखकर बताता हूं, ठीक है, देखिए देखिए अभी जो बोले ना बैक के बारे में, यही आपको बताते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा, आपको क्या बोलने थे कि पहला बैग है, दूसरा बैग है, तीसरा बैग है, समझ गए। पहला बैग में जो है आपका रेड ब्लैक बॉल है, रेड ब्लैक बॉल है, रेड और ब्लैक बॉल है, समझ गया। नंबर्स कुछ भी हो सकता है, नंबर्स जो है आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स मान लीजिए हम नहीं लिखते हैं। और देखिए आपका जो है ना, ये आप पहला बैग को चुनना E1 मान लीजिए, दूसरा बैग को चुनना E2 और तीसरा बैग को चुनना E3 मान लीजिए, समझ गए। पहला बैग को सिलेक्ट करना इवेंट आपने क्या मान लिया, E1, दूसरा बैग को E2, तीसरा बैग को E3। और आप इंटरेस्ट किस में रखें, रेड बॉल में। ए आपका क्या हो गया, रेड बॉल का सिलेक्शन, ये क्या हो गया, रेड बॉल का सिलेक्शन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे पूछता है, आपने एक बॉल चुना, वो बॉल क्या है, रेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये भाई साहब आपका E2 से हो, किस बैग से हो, E2 बैग से हो, समझ गए, किससे है, E2 से है। इसको लिखने का तरीका देखिए, यहां पे लिखिएगा PE2 अब मार दीजिए पलटी, P A ऑब्लिक कितना E2, ये लिख दिए। और बटे में सब लिखना पड़ता है, सब लिखने का मतलब देखिए PE1 PA स्ट्रोक्स E1 प्लस समेशन का मतलब सब लिखिएगा ना, समेशन का मतलब सब लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, PE2 PA ऑब्लिक E2 प्लस PE3 PA ऑब्लिक E3। मेरी बात समझे ना, ठीक है। तीन इवेंट था तो कितना बार लिखे, तीन बार। दो रहेगा तो कितना बार लिखेंगे, दो बार। चार रहेगा तो कितना बार लिखेंगे, चार बार, समझ गए। तो ये थ्योरी है, तो थ्योरी तो एन के लिए बताया जाता है, लेकिन क्या एन घटना होगा, मैक्सिमम हम लोग 3-4 तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। क्या क्या एक बार फिर से समझा दे। तीन बैग था, पहला बैग को सिलेक्ट करना आपने क्या लिया, E1, दूसरा के लिए E2, तीसरा के लिए E3 आपने लिया, समझ गए। और तीनों बैग में आपका रेड और ब्लैक बॉल है। आपको एक बॉल चुनना है, आपने एक बॉल चुना और वो बॉल क्या है, रेड है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने एक बॉल चुना, वो बॉल क्या है, रेड है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये भाई साहब हमने कहां से चुना है, E2 बैग से, दूसरा बैग से चुना है। तो निकालने का तरीका क्या है, PE2 पलटी मार दीजिए जो रहे और नीचे सब को लिख दीजिए। जैसे यहां पर सिर्फ E2 वाला है ना, लेकिन नीचे क्या कीजिए, सब को लिखकर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। समझ गए, समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ गए। एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग थ्योरी समझ गए हैं। आइए अब एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि एक जो है बर्तन में, एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, समझ गए। कितना रेड और कितना ब्लैक बॉल्स है? 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल को निकाला गया, समझ गए। एक बॉल को निकाला गया और उसके कलर को नोट किया गया समझ गए। और इसके बाद उसको फिर हम लोग जो है उसी बर्तन में रख दिए। क्या है? एक बर्तन है, समझ गए। उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल को निकाला गया, उसके कलर को नोट किया गया और फिर उसको वापस आप उसी बर्तन में रख दिए, उसी बर्तन में रख दिए, समझ गए। उसी बर्तन में रख दिए, ठीक। कहता है क्या कि जिस कलर का बॉल है, जिस कलर का बॉल है उस कलर के बॉल को, जैसे हम लोग एक बॉल जो निकाले ना, वो बॉल या तो रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो सपोज यदि रेड बॉल बाहर आया था तो हम लोग 2 रेड बॉल को और उस बर्तन में रख दिए। और यदि 2 ब्लैक बॉल आया था, जो ब्लैक बॉल था, जो एक बॉल जो निकाले यदि ब्लैक था तो 2 ब्लैक बॉल को फिर हम लोग उस बर्तन में रख दिए। जैसे सपोज कि आप 5 रेड और 5 ब्लैक है, आप पहली बार हाथ डाल के बॉल को निकाले और यदि वो रेड आया है तो आप 2 रेड बॉल रखिएगा। और यदि ये ब्लैक आया है, काला आया है, तो आप 2 काले बॉल को अर्न में, बर्तन में रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करता है क्या कि फिर एक बॉल को निकाला गया, उस बर्तन से फिर एक बॉल को निकाला गया। तो कहता है क्या कि क्या उसकी प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोबारा हम लोग बॉल निकाले हैं वो भाई साहब रेड कलर का हो, समझ गए। दोबारा क्या हो, दोबारा जो बॉल निकाले हैं वो भाई साहब क्या हो, रेड कलर का हो, ठीक। तो देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं। एक बर्तन में, एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। हाथ डाले, एक बॉल निकाले, उसका कलर नोट किए। सपोज रेड है तो उस बॉल को तो रख ही दिए, 2 और रेड बॉल को रख दिए। और यदि वो बॉल ब्लैक है तो 2 और ब्लैक बॉल को हम लोग रख दिए। इसके बाद फिर हम लोग एक रेड बॉल को निकालते हैं, यानी कि दोबारा रेड, हाँ, एक बॉल को निकालते हैं, एक बॉल को दोबारा निकालते हैं। तो दोबारा निकाला हुआ बॉल आपका रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियली, यानी कि प्रारंभ में रेड बॉल इक्वल टू 5 है, ब्लैक बॉल इक्वल टू कितना है, 5 है, समझ गए। ब्लैक बॉल क्या है, 5 है, ठीक। अब देखिए केस 1, 2 केस बनेगा। यदि पहली बार हम लोग रेड निकालेंगे तो अलग केस, और यदि पहली बार हम लोगों से ब्लैक निकलेगा तो उसका अलग केस होगा, ठीक है। अब देखिए केस 1, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग रेड बॉल निकाले, समझ गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग क्या निकाले, रेड बॉल। तो P रेड बॉल कितना हो जाएगा, तो रेड बॉल आपका 5 है तो 5 प्रकार से निकाल सकते हैं। और टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है आपका 10, 5/10, यानी कि 1 क्या हो गया, 12। और रेड बॉल निकला है तो फिर आप 2 रेड बॉल उसमें ऐड कर दीजिएगा, एडिंग 2 रेड बॉल्स, एडिंग 2 रेड बॉल्स। अब रेड बॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, और ब्लैक बॉल तो आपका रहेगा 5 ही। ब्लैक बॉल क्या रहेगा, 5। और अब सेकेंड अटेम्प्ट में फिर आप एक बॉल निकालते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में आप क्या करते हैं, एक बॉल निकालते हैं, यानी कि P
अब आप रेड बॉल निकालते हैं, तो अब रेड बॉल आपका 7 है, तो 7 प्रकार से निकाल सकते हैं। और टोटल बॉल कितना हो गया? टोटल बॉल 7 और 5 12, टोटल बॉल आपका कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक। केस 2, केस 2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सपोज कि ब्लैक बॉल निकाले हैं, ब्लैक बॉल, तो P ब्लैक बॉल बराबर कितना हो जाएगा? 5 ब्लैक बॉल है, टोटल है 10, यानी कि 1/2। अब आपको 2 ब्लैक बॉल ऐड कर देना है, समझ गए? अब 2 ब्लैक बॉल आपको ऐड कर देना है। ठीक। एडिंग 2 ब्लैक बॉल, तो आप बताइए अब रेड बॉल कितना होगा? रेड बॉल तो अभी 5 रहेगा, लेकिन ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? 7। और इस केस में अब आप फिर से एक बॉल निकालते हैं और उसको रेड होना है। एक बॉल निकालते हैं और उसको क्या होना है? रेड। तो रेड बॉल तो आपका 5 ही है, लेकिन टोटल बॉल कितना हो गया? 12। टोटल बॉल कितना हो गया आपका? 12। तो 5 बाय क्या हो जाएगा? 12। फाइनली आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट में आपका रेड बॉल आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो रेड बॉल इन सेकेंड अटेम्प्ट, क्या कीजिए? इस दोनों को गुना कर लीजिए और इस दोनों को गुना करके आप जोड़ दीजिए, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12। तो एलसीएम नीचे आपका 2 इंटू आपका हो गया 12, ऊपर 7 और 5, 7 5 12/2 इंटू 12, 12 कैंसिल 1/2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। समझ गए? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। हम लोग कौन सा थ्योरम यहां पर यूज किए? तो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम यहां पर यूज किए, समझ गए? टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम हम लोग यहां पर यूज किए। यहां पे थोड़ा सा चमक रहा है, मैं इधर साइड हो जाता हूं ताकि आपका नहीं चमके, हाँ स्पष्ट दिख जाए, समझ गए? मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, समझ गए? अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, और एक दूसरा बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। समझ गए? दूसरा बैग में 2 लाल और 6 काला है। कहता है क्या कि उस दोनों बैग में से कोई एक बैग को सिलेक्ट किए और एक बॉल को निकाले। उस दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किए और उसमें से बॉल को निकाले। कहता है क्या कि निकालने के बाद पता चला कि ये रेड बॉल है। निकालने के बाद पता चला कि ये रेड बॉल है। बोलता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से हो। फिर से मैं बता दूं कि 2 बैग है, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, और एक बैग को सिलेक्ट किए और एक बॉल निकाले और पता चला कि वो रेड बॉल है। कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो बॉल है वो आपका फर्स्ट बैग से है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन बेस थ्योरम से बनेगा, समझ गए? बेस थ्योरम से बनेगा। ठीक है, जिसको निकालना है, ठीक, उसको हमेशा ए मानिएगा
और जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको E1 E2 E3 मानिएगा। जैसे देखिए 2 बैग है तो इसको E1 E2 मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, E1 इक्वल टू फर्स्ट बैग, E2 इक्वल टू सेकेंड बैग और A इक्वल टू रेड बॉल मान लीजिए। समझ गए? इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी बनाने में। ठीक, आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पहले इस चीज को समझिए। आपसे क्या पूछ रहा है इस चीज को समझिएगा, तब बनाने में ज्यादा आसानी होगा। आपसे पूछ रहा है क्या, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। किसका प्रोबेबिलिटी? आप प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड बॉल का, और ये रेड बॉल कहां का होना चाहिए? तो फर्स्ट बैग का। रेड बॉल कहां का होना चाहिए? तो फर्स्ट बैग का होना चाहिए, यानी कि E1, यानी कि E1। समझ गए? E1 का होना चाहिए। और फॉर्मूला हम आपको क्या बताए? फॉर्मूला बताए कि इसको पलटी मार दीजिए A/E1, और यहां पर नीचे E1 है तो P/E1 से इसको आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। E1 से क्या कर दीजिए? P1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो है उसको पलटी मार दीजिए, और E1 है तो E1 से आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नीचे सब का सब आपको नोट करना है, जितना है सबको लिखना है। 2 बैग है तो 2 बार आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा? तो इस प्रकार से P/E1 इंटू PA/E1 प्लस P/E2 इंटू PA/E2। समझ गए? नीचे आपको सब लिख देना है। समझ गए? नीचे आपको सब लिख देना है। ठीक है, नीचे समेशन होता है। अब देखिए P/E1 आपका 2 बैग है, 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना है, E1 को। ठीक, 1/2 हो गया। E1 पहले घटा है और फिर आपका A। E1 पहले, E1 का मतलब क्या हो गया? E1 का मतलब फर्स्ट बैग। E1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट बैग। और A का मतलब रेड बॉल निकालना। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितना है? फर्स्ट बैग में रेड बॉल है 4। तो 4 बाय टोटल आपका बॉल कितना हो गया? तो टोटल बॉल आपका हो गया 4 4 8। टोटल बॉल आपका कितना हो गया? 8। ये लिख दिए। नीचे सेम है वही लिख दीजिए, 1/2 इंटू 4/8। P/E2 सेकेंड बैग को सिलेक्ट करना। तो सेकेंड बैग को आप एक प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, और टोटल बैग कितना है? 2, और इनटू PA/E2। E2 का मतलब सेकेंड बैग से रेड बॉल, सेकेंड बैग से रेड बॉल। तो पहले देखिए कि सेकेंड बैग में टोटल बॉल कितना है? 2 और 6, यानी कि टोटल आपका कितना है? 8। सेकेंड में टोटल आपका बॉल कितना हो गया? 8। और उस 8 बॉल में से रेड बॉल सिलेक्ट करना। उस 8 में से 2 आपका रेड बॉल है, तो क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। समझ गए? क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। ठीक, जब 2-4 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो कितना? 4/8 दूनी 16, नीचे 8 दूनी 16 एलसीएम, 4 और 2 6, ये दोनों खत्म। 4/6 इक्वल टू 2/3। समझ गए? इक्वल टू आपका क्या हो गया? 2/3। और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों? यही आपका हो गया आंसर। हाँ, इसको फॉर्मूला को पहले लिख लीजिएगा, आपको कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं। समझ गए? आंसर आपका 2/3 बिल्कुल सही है। समझ गए? 2/3 बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताता हूं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बल्कि 3 क्या कहता है? कहता है कि एक कॉलेज में 60% बच्चे हॉस्टलर हैं, यानी हॉस्टल में रहते हैं, और 40% बच्चे डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर का मतलब हो गया जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते। समझ गए? एक कॉलेज में 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और 40% बच्चे डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर का मतलब वैसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक है,
कहता है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि 30% बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको ग्रेड ए आया है, यानी कि हॉस्टल में रहने वाले 30% बच्चे को ग्रेड ए आया है, और डे स्कॉलर जो बाहर के बच्चे हैं उनको 20% ग्रेड ए आया है। हॉस्टल के 30% बच्चे को ग्रेड ए आया है, बाहर के 20% बच्चे को ग्रेड ए आया है एनुअल एग्जाम में। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के लास्ट में एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया, एक बच्चे को चूज किया गया और पता चला कि उस भाई साहब को ग्रेड ए आया है। लास्ट में समझ गए, साल के लास्ट में एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया और पता चला कि उस बच्चे को ग्रेड ए आया है। कहता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर है, समझ गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भाई साहब हॉस्टलर है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, समझ गए। हॉस्टल और डे स्कॉलर है, इसको इवेंट मान लीजिए, हाँ E1 E2, और जो बोलता है निकालने के लिए ना उसको ही ए मानिएगा, तब आपसे दिक्कत गलती नहीं होगी। यानी कि आप E1 मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, E1 का मतलब हॉस्टलर, समझिए, E1 का मतलब आपका हो गया हॉस्टलर, और E2 का मतलब हो गया डे स्कॉलर, समझ गए, आपका हो गया डे स्कॉलर्स, ठीक है। और ए का मतलब ग्रेड ए का मतलब आपका हो गया ग्रेड ए वैसा स्टूडेंट है जिसको ग्रेड ए आया है, ठीक, ग्रेड ए आया है। अब क्या मांग रहा है देखिए, पहले उसको लिखिए, पी क्या मांग रहा है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और उसको ग्रेड ए आया है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और उसको ग्रेड क्या आया है ए, तो ए इवेंट हो गया। और वो भाई साहब कहाँ का होना चाहिए, हॉस्टलर होना चाहिए, वो हॉस्टलर होना चाहिए, यानी कि ई भाई साहब कहाँ का होना चाहिए, E1 का, समझ गए, कहाँ का होना चाहिए, E1 का। अब बहुत आसान हो गया बनाना, कैसे आसान हो गया, अब देखिएगा ध्यान से, जो है पलटी मार कर लिख दीजिए PA/E1, नीचे E1 है तो E1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए PE1, और नीचे सब का सब लिख दीजिए। जैसे E1 E2 है ना, तो E1 E2 आपको दोनों लिखना है, कैसे लिखिएगा मैं आपको बताता हूं, PE1 इंटू P A/E1 प्लस PE2 इंटू P A/E2, समझ गए, नीचे लिख दिए। और अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है बुक में उसकी मदद से आप लिखिए। अब देखिए E1 का मतलब, अब बुक पकड़िए और एक एक करके लिखिए। E1 का मतलब क्या हुआ, E1 का मतलब हॉस्टलर, हॉस्टलर कितना परसेंट है, तो 60% है, यानी कि 60/100। E1 यानी हॉस्टलर का है और ग्रेड ए आया है, हॉस्टल का है ग्रेड ए आया है, ऐसा कितना परसेंट है, हॉस्टल का है ग्रेड ए आया है, इसको 30% है, यानी कि 30/100। नीचे सेम चीज है, यही चीज उतार दीजिए, तो 60/100 इंटू 30/100 अब प्लस E2, PE2 का मतलब डे स्कॉलर, डे स्कॉलर कितना परसेंट है, 40%, डे स्कॉलर 40% है, 40/100। और फिर क्या कहता है कि E2 यानी कि डे स्कॉलर, और फिर उसको ग्रेड ए आया है, डे स्कॉलर E2 का मतलब डे स्कॉलर और उसको ग्रेड ए आया है, ये कितना दिया हुआ है, तो 20% दिया हुआ है, यानी कि 20/100। बस हो गया आपका काम खत्म। अब सवाल आराम से बन जाएगा, कोई ज्यादा भाषा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ऊपर 6 या 1800/1 पर 4 जीरो, नीचे वही चीज 1 पे 4 जीरो, और 6×1800 और 4 दूनी 8, 800, ये दोनों भाई साहब खत्म, यानी कि 1800/1800 800 आपका कितना हो गया, 2600, ये दोनों खत्म। और आपका कट जाएगा किससे, 2 से, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 9/13, समझ गए, क्या आ गया, 9/13, प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 9/13। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं,
9/30। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, बिल्कुल सही है। तो यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है क्या कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, समझ गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिला हुआ है और उसका आप टेस्ट यानी एग्जाम दे रहे हैं, समझ गए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है तो देखिए आप एग्जाम किस प्रकार से देते हैं मैं आपको बता दूं। आप जो है आंसर जानते हैं और सही टिक मार देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप आंसर नहीं जानते हैं फिर भी तुक्का मार देते हैं, ठीक। मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का 4 ऑप्शन रहता है ना, तो आप जो है ना कि आप एक जानते हैं और तब टिक मार देते हैं, दूसरा आप तुक्का भी टिक मारते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं आप टिक मार दिए बिल्कुल सही मारे, और आप जानते हैं टिक मार दिया तब भी गलती हो जाता है, समझ गए, तब भी गलती हो जाता है। हो सकता है कि आपने किसी कंसेप्ट को छोड़ दिया है और आप तुक्का मारे, हो सकता है तुक्का आपका सही हो और हो सकता है कि तुक्का आपका गलत भी हो, समझ गए। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम हो रहा है, 4 ऑप्शन है, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, 2 केस हो सकता है। जानते हैं टिक मारिएगा, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। नहीं जानते हैं तुक्का पे टिक मारिएगा, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक। तो कहता है क्या कि एक विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी आंसर सही देता है और पता चलता है कि वो सही में जानता था उस क्वेश्चन के आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, यानी कि वो आंसर को सही जानता था और तब आंसर को सही मारा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है। तो 2 इवेंट पहले E1 E2 मान लीजिए। E1 क्या ले लीजिएगा, तो E1 हो जाएगा और E1 हो जाएगा नोज द आंसर, नोज द आंसर और गेस द आंसर। E1 का मतलब वह जानता था आंसर को और E2 का मतलब वह गेस किया, और ए उसको मानिएगा जो निकालना है। ए का मतलब करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। ए का मतलब क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब देखिए आपसे क्या मांग रहा है, हमेशा ध्यान रहे ए ही मांगेगा, समझ गए। ए मांग रहा है कब, जब आप आंसर को सही जानते थे, जब आप आंसर को सही जानते थे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा E1, समझ गए, क्या हो जाएगा E1। बस आपका काम हो गया। अब देखिए इसको पलटी मार कर लिख दीजिए, P A/E1, नीचे E1 है तो यहां पर P/E1 और नीचे सब का सब लिख दीजिए, सब का जोड़। जैसे E1 E2 2 घटना है तो E1 E2 2 बार लिखिएगा। क्या लिखिएगा, P/E1 इंटू P A/E1 प्लस P/E2 इंटू P A/E2, सब का सब लिख दिए। अब E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 का मतलब आंसर जानता है, आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 दिया हुआ है। आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी देख लीजिए बुक में 3/4 है, तो ये हो गया आपका कितना 3/4। और E1 का मतलब सही जानता है और A का मतलब सही आंसर दिया। E1 का मतलब सही जानता है और A का मतलब सही आंसर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1। सही जानता है सही आंसर दिया था, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1। यही चीज नीचे है तो इसको लिख दीजिए 3/4 इंटू 1 प्लस P/E2। P/E2 का मतलब वो गेस क्या है, और देखिए बुक में गेस करने का प्रोबेबिलिटी है 1/4, गेस करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। और E2 का मतलब गेस किया और A का मतलब सही हो गया। E2 का मतलब गेस किया और A का मतलब सही हो गया, गेस किया और सही हो गया। देख लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रायिकता कितना है
1/4 दिया हुआ है। बस आपका काम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर हो गया 3/4 और नीचे जो है आपका 4 चौके 16, तो आपका 4 तिहाई 12 जोड़ 1 यानी कि 3/4 और 16/13, तो कितना हो गया 4 चौके 16, 4 तिहाई 12/13। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो 12/13। प्रोबेबिलिटी हो गया 12/13। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, फिर मैं आपको बोलूंगा यस वी आर करेक्ट। 12/13 बिल्कुल सही है, समझ गए, बिल्कुल ये सही है। तो होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, तो आप इसको अब नोट कीजिए, समझ गए, आप इसको अब नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है। 5 नंबर क्या कहता है कि एक लेबोरेटरी में ब्लड का टेस्ट होता है, समझ गए, एक लेबोरेटरी में ब्लड का टेस्ट होता है, और वो जो लेबोरेटरी है वो क्या है कि 99% केसेस में, 99% केसेस में यानी कि 99% केसेस में वो बता देता है कि कौन सी बीमारी है, समझ गए। मैं फिर से बताता हूं, एक लेबोरेटरी में यानी पैथोलॉजी में मान लीजिए कि ब्लड का चेक हो रहा है, और ब्लड का चेक होगा तो देखिए अब 100% कोई भी मशीन सही नहीं बता सकता है बीमारी है कि नहीं है या कौन सी बीमारी है, ये 100% कोई भी मशीन नहीं बता पाता है। 99% केसेस में मशीन सही बता रहा है, समझ गए, 99% केसेस में मशीन सही बता रहा है। आप ब्लड चेक करा रहे हैं और मशीन बता रहा है कि हाँ आपको ब्लड, आपका ब्लड मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब जो भी बीमारी है ये बीमारी उसको बता रहा है, समझ गए, बीमारी है या बीमारी नहीं है ये चीज वो मशीन बता रहा है 99% केसेस में। और क्या है कि वो मशीन जो है ना, वो मशीन जो है आपका क्या कहता है कि किसी आदमी को बीमारी नहीं है, किसी आदमी को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी 0.5% केसेस में वो बता रहा है कि उसको बीमारी है, समझ गए, किसी आदमी को कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन मशीन तो मशीन ही है ना, वो मशीन 0.5% केसेस में बता रहा है कि उस आदमी को बीमारी है, यानी कि गलत रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि किसी शहर में 0.1% यानी 0.1% लोगों को बीमारी है, 0.1% लोगों को बीमारी है, समझ गए, 0.1% लोगों को बीमारी है। तो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई आदमी का बीमारी पॉजिटिव निकल रहा है और एक्चुअल में वो आदमी बीमार है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपका ब्लड टेस्ट करने वाला मशीन है, 99% केसेस में वो सही बता रहा है कि बीमारी है, और 1% केसेस में वो नहीं बता पा रहा है, समझ गए, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और मशीन में क्या डिमेरिट्स है कि आपका यदि कोई आदमी हेल्दी है, समझ लीजिए कोई बीमारी नहीं है, फिर भी 0.5% केसेस में वो मशीन उसको बीमार बता देता है, समझ गए, बीमार वो मशीन बता देता है, ठीक, दो चीज हो गया। अब तीसरा, किसी शहर की बात कर रहे हैं, उस शहर में 0.1% लोग बीमार हैं, किसी डिजीज से बीमार हैं। तो कहता है कि किसी एक आदमी को सिलेक्ट किया गया और पता चला कि वो आदमी बीमार है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में उस बीमारी से बीमार है, समझ गए। क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिजीज, एक आदमी बीमार है और उसका रिजल्ट सही में पॉजिटिव आएगा, उसका रिजल्ट प्यारे बच्चों पॉजिटिव आएगा। तो आइए इसमें दो केसेस बनेगा, क्या क्या केसेस बनेगा, तो आपका केस बनेगा ई यानी E1, E1 का मतलब हो गया कि डिजीज है, और E2 का मतलब नोट डिजीज, E2 का मतलब डिजीज नहीं है, और E2, और A का मतलब आप ले लीजिए कि ब्लड
टेस्ट इज पॉजिटिव। ए बीमारी का मतलब हो गया ब्लड जो आप चेक कराए हैं वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। समझ गए, वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या मांग रहा है, अब देखिए, अब जो है मांग रहा है कि टेस्ट आपका पॉजिटिव है, टेस्ट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सही में उस आदमी को बीमारी है, सही में उस आदमी को बीमारी है, यानी कि डिजीज उस आदमी को है, उस आदमी को डिजीज है। समझ गए, ये निकालना है। और तरीका क्या है बनाने का, मैं आपको बताया था, पलटी मार कर लिख दीजिए, पलटी मार दीजिए पी ए ऑब्लिक E1 और नीचे E1 है तो पी E1 बाय सब लिख दीजिए। E1 E2 दो घटना है तो आप लिख लीजिए दोनों घटना को, दो इवेंट्स को लिख लीजिए। पी E1 इंटू पी ए ऑब्लिक E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए ऑब्लिक E2। समझ गए, इतना लिख लिए, इसका मतलब आपका काम हो गया। इतना लिख लिए, इसका मतलब कि अब आपका काम हो गया। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। E1 का मतलब डिजीज, E1 का मतलब डिजीज। देखिए तो आपका क्या कहता है, E1 का मतलब आपका क्या हो गया, डिजीज यानी कि बीमारी है। E1 का मतलब आपका डिजीज यानी कि बीमारी है। क्या कहता है कि 0.1% लोग, यानी कि E1 का मतलब डिजीज है। तो कितने परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज है, 0.1% को डिजीज है। ए ऑब्लिक E1, E1 का मतलब डिजीज है और ए का मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। डिजीज है और टेस्ट पॉजिटिव है, देख लीजिए कितना परसेंट है, 99% लोग, यानी कि 99/100। नीचे सेम चीज है, इसको लिख दीजिए इंटू 99 बाय कितना 100 प्लस पी E2 का मतलब नोट डिजीज। तो 100 में 0.1 को डिजीज है तो कितना को नहीं है, तो 100 माइनस 0.1 को नहीं है, और इनटू ए ऑब्लिक E2 का मतलब डिजीज नहीं है और ए का मतलब टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये 0.5% दिया हुआ है। समझ गए, 0.5/100 ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ गए, बुक की मदद से इसको मैं लिख लिया, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है, आपका 100 सबका खत्म, तो 0.1 इंटू 99 बाय 0.1 इंटू 99 और प्लस इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 99.9 इंटू 0.5। समझ गए, इंटू 0. क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 100 से 0.1 घटा तो कितना हो गया 99.9 हो गया। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये भाई साहब 9.9, ये भाई साहब 9.9 और इसको गुना कर दीजिए तो कितना 9 × 45 का 5 हाथ का रहा 4, 9 × 45 का 5, 9 × 45 और 45 और 4 49 का 9 हाथ का रहा 4, 9 × 45 4 कितना हो गया 49 और 1 और 1 2 पॉइंट के बाद आपका दशमलव। समझ गए, 2 पॉइंट के बाद आपका दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट नहीं, 2 अंक 2 डिजिट के बाद आपका दशमलव पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 9.9, नीचे जोड़ दीजिए 5 और 0, 5 9, 9 9 18 का 8 हाथ का रहा है 1, 9 9 18 1 19 का 9 हाथ का रहा 1 4 1 5, ऊपर 0 दे दीजिए पॉइंट काटने के लिए, तो 990/5985 काटिए तो किससे कटेगा 9, 5 × 10 18, 9 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। पहले 9 से काटिए 110, 9 × 45, 9 × 54 का 4, ठीक, 9 × 54,
54 हो गया, 5 और आपका हो गया 8, फिर आपका 54, 4 9 5 45, और अब आपका 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 ते 15, यानी कि 22/133। समझ गए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? तो 22/133। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ऐसा है कि नहीं है। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 22/133। ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ गए? बिल्कुल सही है। तो आप इसको अब नोट कीजिए। ठीक है, आप इसको आप नोट कीजिए। चलिए ठीक है, अब आप नोट कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 3 सिक्का है। समझ गए? 3 सिक्का है, 3 क्वाइन है, और उसमें से तीनों क्वाइन बड़ी अजीब अजीब सा है। पहला जो क्वाइन है, जो पहला सिक्का है, उसमें दोनों तरफ हेड है। समझ गए? पहले सिक्के पे दोनों तरफ क्या है? हेड है। और दूसरे सिक्के पे हेड आने की संभावना, टेल आने की संभावना का 75% है। समझ गए? हेड आने की संभावना, टेल आने की संभावना से 75% है। कहने का मतलब ये बाइस्ड क्वाइन है। बाइस्ड क्वाइन का मतलब बेईमान करने वाला क्वाइन। यानी कि देखिए जिस तरह से हम लोग के पास सिक्का होता है ना, ये जो हम लोग के पास क्वाइन होता है, समझ गए, ये जो क्वाइन होता है ऐसा क्वाइन नहीं है, इस तरह का क्वाइन नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तरफ मोटा है और एक तरफ पतला है। एक तरफ मोटा है और एक तरफ क्या है? पतला है। उसको बाइस्ड क्वाइन बोलते हैं। समझ गए? आप लोग जब क्लासरूम में आइएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइस्ड क्वाइन कैसा होता है। समझ गए? बाइस्ड क्वाइन क्या होता है, कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। बाइस्ड क्वाइन कैसा होता है मैं इस चीज को आपको दिखा दूंगा जब क्लास रूम में आप आइएगा। क्वाइन से मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसका जो है ना एक गोल आकृति काट कर मैं आपको दिखा सकता हूं। या मैं आपको बताता हूं क्या कीजिएगा। घर में एक आलू लीजिए। समझ गए? आलू को जो है ना, आलू को पहले क्या कीजिए कि एकदम बराबर बराबर भागों में काटकर उसको गोल बना दीजिए। गोल, गोल का मतलब कि किस तरह का? गोला नहीं, गोल का मतलब गोला नहीं बनाना है। गोल का मतलब है जिस तरह से सिक्का होता है ना, उसी तरह से आप उसको बना लीजिएगा। सिक्के का आकृति आप उसको पहले बना लीजिए। थोड़ा मोटा बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा बनाइएगा। और फिर जो है ना चाकू के मदद से एक सिरे से पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके काट लीजिएगा। मतलब एक तरफ पतला और एक तरफ चौड़ा हो जाए। एक तरफ पतला और एक तरफ चौड़ा हो जाए, तो वो आपका होता है, जानते हैं क्या? वो आपका होता है बाइस्ड क्वाइन, यानी कि बेईमान सिक्का होता है। उसमें जब आप उसको टॉस कीजिएगा ना, तो यदि ऊपर आप हेड और टेल आने की संभावना घट जाएगा। 50-50% नहीं रहेगा। किसी की संभावना ज्यादा, किसी की संभावना कम हो जाएगा। तो यहां पर हेड की संभावना ज्यादा है और टेल की संभावना कम है। दूसरा सिक्का ये हो गया। और तीसरा सिक्का है, जैसे हम लोग सिक्के की बात करते हैं, जो हम लोग के पास सिक्का होता है वैसा इसके पास थर्ड क्वाइन है। यानी कि 3 प्रकार का सिक्का है। कैसा कैसा सिक्का, पहले मैं इसको लिखता हूं, फिर और मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो ये आपका E1 E2 E3 हो गया। E1 आपका कैसा क्वाइन है? 2 हेडेड क्वाइन। ठीक। E2 क्या है? बाइस्ड क्वाइन है। और E3 आपका है फेयर क्वाइन। फेयर क्वाइन का मतलब जो सिक्का हम लोग अक्सर देखते हैं। ठीक है, ये 3 आपका क्या है? सिक्का है, क्वाइन है। ठीक। कहता है क्या? कहता है क्या कि उसमें से एक सिक्का को चुना गया। इस तीनों में से एक सिक्का को चुना गया और उसको टॉस किया गया। उसको क्या किया गया? टॉस किया गया। और टॉस करने के बाद उसमें हेड आता है। टॉस करने के बाद क्या आता है? हेड। उस सिक्के को चुना गया, तीनों में से किसी एक सिक्के को चुना गया, उसको टॉस किया गया और हेड आया। कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह दोनों हेडेड सिक्के को चुना गया था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेडेड सिक्के को, यानी कि E1 सिक्का को चुना गया था? ये भाई साहब मांग रहा है। तो ए इवेंट मांग रहा है। ए को आप मान लीजिए हेड। ए का मतलब आपका क्या हो गया? हेड। आपसे क्या मांग रहा है कि हेड आए,
हेड आए, समझ गए, और हेड किससे आए, तो दोनों तरफ जिसमें हेड हो उससे हेड आए, यानी कि E1 से हेड आए। किससे हेड, E1 से। क्या फॉर्मूला है, पलटी मार दीजिए, पलटी मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P A ऑब्लिक E1, नीचे E1 है तो P E1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, E1 E2 E3 3 इवेंट्स है तो नीचे तीनों को आपको लिखना पड़ेगा, नीचे तीनों को आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा P E1 इंटू P A ऑब्लिक E1 प्लस P E2 इंटू P A ऑब्लिक E2 प्लस P E3 इंटू P A ऑब्लिक E3। ठीक है, अब एक एक देखिए तो E1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 का मतलब टू हेडेड क्वाइन है, समझ गए। E1 का मतलब क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, E1 का मतलब क्या है, P E1, यानी कि अब देखिए E1 E2 E3 तीन आपका घटना है, P E1 यानी कि तीन सिक्के में से एक सिक्के को आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तीन सिक्के में से एक सिक्के को आप, तीन सिक्के में से एक सिक्के को आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो आप, हाँ तीन सिक्का है, एक सिक्का चुनना है तो 1/, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3, 1/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। A ऑब्लिक E1, E1 का मतलब दोनों हेड और A का मतलब हेड चुनना, E1 का मतलब दोनों हेड, E1 का मतलब दोनों हेड और हेड को चुनना, तो ऑब्वियस बात है हेड ही आएगा, किसी भी हालत में हेड ही आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1। E1 मतलब दोनों तरफ हेड है, आप टॉस किए और उससे हेड लाना है, तो ऑब्वियस से बात है चाहे चित आए या पट आए दोनों तरफ तो हेड हेड लिखा हुआ है ना, यानी हेड ही आएगा। अब देखिए बटे में आपका क्या हो गया, सेम चीज है, लिख दीजिए 1/3 इंटू 1 P E2, 1/3 सिक्का चुनना है, E2 के बाद A, E2 का मतलब 22 क्वाइन है और A का मतलब हेड आना, तो 22 क्वाइन में हेड आना कितना परसेंट दिया हुआ है, 22 क्वाइन में हेड आना देखिएगा तो 75% दिया हुआ है, कितना परसेंट है 75%, यानी कि 75/100। P E3 1/3, क्योंकि तीन सिक्का में से एक सिक्का आपको लेना है, और A ऑब्लिक E3, E3 का मतलब फेयर क्वाइन है, फेयर क्वाइन यानी कि आपका हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी संभावना आपका सेम है, और A का मतलब हेड आना, तो आप टॉस कीजिएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पॉसिबिलिटी क्या बनता है 2, और हेड आना है तो हेड एक ही प्रकार से आ सकता है, हेड आना है तो हेड एक ही प्रकार से आ सकता है, समझ गए, हेड एक ही प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो देखिए तो कितना हो गया 1/3 1/3 1/3 तीनों से खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 2500 का 100, 1/2। देखिए 1/3 1/3 1/3 1/3 सबका सब कैंसिल हो गया, सबका सब क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया देखिएगा तो 1/, नीचे 4 एलसीएम 4 + 3 + 2, पलटी मार दीजिए 4 ऊपर, 4 3 7 2 9, यानी कि 4/9। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/9, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 4/9, 4/9। मैं जरा एक बार आंसर को देख लेता हूं, आंसर क्या है, आंसर 4/9 बिल्कुल सही आंसर है, समझ गए, बिल्कुल आंसर सही है, तो आप इसको अब नोट कर लीजिए, समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, आप लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्या कि आपका जो है एक इंश्योरेंस की कंपनी है, समझ गए, एक इंश्योरेंस की कंपनी है, वो इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस की कंपनी का क्या काम, इंश्योरेंस करना। कहता है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है। यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है स्कूटर ड्राइवर को इंश्योरेंस करती है,
कार ड्राइवर को इंश्योरेंस करती है और ट्रक ड्राइवर को इंश्योरेंस करती है। 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 आपका कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर को कंपनी इंश्योरेंस की। कहता है क्या कि देखिए एक्सीडेंट होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सीडेंट होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपका स्कूटर से एक्सीडेंट होने की आपका जो प्रायिकता है 0.01 दिया हुआ है, कार से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है 0.03 और ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है 0.15, ये दिया हुआ है। स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, कार से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 और ट्रक से एक्सीडेंट होने का 0.15 है। कहता है क्या कि एक आदमी को, एक ड्राइवर को पाया गया कि वो भाई साहब का एक्सीडेंट, वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट, एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया, समझ गए, एक आदमी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो भाई साहब स्कूटर ड्राइवर है। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, 2000 आपका है स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 आपका है ट्रक ड्राइवर, सबका इंश्योरेंस हुआ है और एक आदमी को इंश्योरेंस पाया गया कि वो भाई साहब जो है ना एक्सीडेंट हो गया है। तो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर है। समझ गए, वो क्या है, स्कूटर ड्राइवर। कैसे बनाइएगा तो देखिए मैं आपको बताता हूं। E1, E2, E3 तीन इवेंट ले लीजिए, E1, E2, E3। स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, और ए का मतलब एक्सीडेंट, ए का मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो क्या बोल रहा है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी क्या होना चाहिए, स्कूटर का ड्राइवर होना चाहिए। अब बहुत आसान हो गया, अब कैसे बनाइएगा, पलटी मार कर लिख दीजिए। पलटी मारिएगा तो P A/E1 और P E1 से कर दीजिए गुना, और नीचे तीन इवेंट है, तीनों को लिख लीजिएगा। समझ गए कैसे, P E1 इंटू P A/E1, P E2 इंटू P A/E2 प्लस P E3 इंटू P A/E3, तीनों लिख लिए। अब देखिए तीनों को प्रायिकता, तीनों को प्रोबेबिलिटी। P E1 स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर कितना है, 2000 है, कितना में, 2000 स्कूटर, 4000 कार और 6000 ट्रक, तो 4 और 2 6 6 12 12000, टोटल कितना का इंश्योरेंस हुआ है, 12000 लोगों का हुआ है। तो 2000 बटे कितना हो गया, 12000, क्योंकि E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर तो आपका 2000 है और टोटल ड्राइवर 12000 हो गया ना, 2000 जोड़ 4000 जोड़ 6000। और E1 और E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर है और तब एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.01, क्या दिया हुआ है, 0.01, समझ गए, 0.01, ठीक है। अब फिर देखिए ये सेम चीज है, नीचे लिख लीजिए 2000 बटे 12000 इंटू 0.01, E2 मतलब कार ड्राइवर है 4000 बटे में 12000 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, देखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03, 0.03, और ट्रक ड्राइवर आपका है E3 का मतलब ट्रक ड्राइवर, E3 का मतलब ट्रक ड्राइवर, ये भाई साहब है आपका 6000 बटे 12000 इंटू इसका प्रोबेबिलिटी है 0.15, 0. क्या है 15 है, समझ गए। 12000 12000 12000 सबका नीचे खत्म, सबका नीचे 12000 खत्म हो गया, तो क्या बच गया देखिएगा तो
2000 गुना 0.01, नीचे में 2000 गुना 0.01 प्लस 4000 गुना 0.01 और 6000 गुना 0.15 है। समझ गए? ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। 1 मिनट। और अब देखिए, तो अब आप क्या कीजिए, तो 2000 नीचे से ले लीजिए कॉमन, 2000 आपका कॉमन आएगा, तो 0.01 यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 इंटू, ये बल्कि 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 3 है, 0.03 प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 इंटू 0.15, ठीक है, इतना हो गया। अब ये दोनों आपका कट गया, कितना बच गया, 0.01 बाय 0.01 प्लस 3 दूना 6, 0.06 प्लस 0.15 कितना जी, 45, यानी कि 0.01, 5 5 6 11 11 1 12 का तो हाथ करा 1, 4 4 1 5 5, ये दोनों भाई साहब खत्म, 1/52, क्या आ गया, 1/52, 1/52। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं, पॉइंट में है ना, क्या है, कैसे आंसर है, 1/52, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ गए, 1/52 आंसर है, 1/52 आंसर है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, तो आप इसको अब नोट कीजिए, समझ गए, अब इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कीजिए। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मैं पढ़ के आपको समझाता हूं, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ के आपको समझाता हूं, क्या बोल रहा है। तो कहता है क्या कि एक फैक्ट्री में 2 मशीन है, ए और बी, ठीक है, और पिछला अनुभव यह बताता है कि पूरे प्रोडक्शन का 60% मशीन ए से बनता है और 40% मशीन बी से बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 2 मशीन है, ए और बी, और यदि 100 सामान बनाते हैं, उसमें 100 आइटम बनाते हैं, तो 60 आइटम बनाता है मशीन ए और 40 आइटम बनाता है मशीन बी। और मशीन से आपका सामान बनेगा, तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि 100% एकदम सामान परफेक्ट बनेगा? उसमें कुछ डिफॉल्ट हो ही जाता है कुछ ना कुछ सामान में। तो कहता है क्या कि मशीन ए द्वारा बनाया जाएगा जो भी सामान है, उसमें खराब होने का, प्रोडक्शन का जो है, हाँ, जो आपका सामान जो बन रहा है, वो सामान खराब होने का जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 2% है, और मशीन बी द्वारा बनाया हुआ 1% जो है ना आइटम्स डिफेक्टिव यानी कि खराब निकलता है। मैं आपको बता दूं कि किसी फैक्ट्री में मान लीजिए कि आपका 2 मशीन ए और बी है, ठीक है, और 100 आइटम बनता है, तो उस 100 आइटम में 60 आइटम मशीन ए बनाता है और 40 आइटम मशीन बी बनाता है। ए द्वारा खराब माल बनने क्या प्रायिकता है, ए द्वारा डिफेक्टिव माल बनने की क्या प्रायिकता है, तो 2% है, 2%, और बी मशीन द्वारा डिफेक्टिव सामान बनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितना है, 1% है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बोलता है क्या कि उसमें से एक आइटम को चुना गया, सब आइटम को मिला दिया और एक आइटम को क्या किए, चुने, एक आइटम को चुने, और चुनने पर पाया गया कि वो भाई साहब डिफेक्टिव है, चुनने पर पाया गया कि वो भाई साहब क्या है, डिफेक्टिव, सामान खराब है। तो कहता इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए के द्वारा बना हुआ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भाई साहब मशीन ए के द्वारा बनाया गया होगा। तो देखिए, हम लोग इसको चुनते हैं, कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, 2 मशीन ए और बी है, E1 E2 इसको मानिएगा। E1 का मतलब मशीन ए
E2 का मतलब मशीन बी, और ए मान लीजिए कि डिफेक्टिव आइटम्स, समझ गए, ए का मतलब डिफेक्टिव आइटम्स हो गया। ठीक, क्या बोल रहा है, कहता है क्या कि जो आइटम है डिफेक्टिव है और किस मशीन से होना चाहिए, वो बी मशीन से होना चाहिए। आइटम डिफेक्टिव है मशीन बी से होना चाहिए, बी का मतलब E2, बी का मतलब E2। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पलटी मार के लिख दीजिए, P A/E2, नीचे E2 है तो E2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दो घटना है तो नीचे दो बार लिखना पड़ेगा आपको, समझ गए, आपको नीचे दो बार लिखना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए PE1 इंटू P A/E1 प्लस PE2 इंटू P A/E2। PE2 यानी कि मशीन बी से कितना माल बनता है, 40%, यानी कि 40/100, और E2 से बना और डिफेक्टिव है, E2 से बना है और डिफेक्टिव है, 1% दिया हुआ है, देख लीजिए बुक में, E2 से बना है और डिफेक्टिव है 1%। PE1 यानी कि ए मशीन से कितना प्रोडक्ट बनता है, ए मशीन से कितना बनता है 60%, यानी कि 60/100, और ए मशीन से कितना डिफेक्टिव है, ए मशीन से आपका है 2% डिफेक्टिव, 2/100 प्लस नीचे यही वाला चीज नीचे है, इसको आप लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा तो 40/100 इंटू 1/100, देख लीजिए 100 नीचे ऊपर नीचे हर जगह है, कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा 40/60 दूनी 120 जोड़ 40, यानी कि 40/160, ये खत्म, चरचौ के 16, 1/4। देखते हैं किसमें परसेंट में दिया है ना किस में दिया है, हो सकता है कि 25% हो, मैं आंसर एक बार मिला लेता हूं, आंसर आपका जो है बिल्कुल 1/4 ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, समझ गए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप नोट कीजिए, समझ गए, इसको आप प्यारे बच्चों नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि दो ग्रुप है, समझ गए, दो ग्रुप है, और दोनों ग्रुप जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए फाइट कर रहा है, किसी कॉर्पोरेशन में किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए दो ग्रुप फाइट कर रहा है, समझ गए। पहला ग्रुप के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है 0.6 और दूसरे ग्रुप का जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है 0.4। कहता है कि एक नया, जब कोई भी ग्रुप जीतेगा चाहे फर्स्ट या सेकेंड, तो नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, समझ गया, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। पहला ग्रुप जीतेगा तो उसके नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो प्रोबेबिलिटी है 0.7 है, और दूसरा ग्रुप जीतेगा उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 है। कहता है क्या कि एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, बताइए कि सेकेंड ग्रुप के द्वारा यह प्रोडक्ट लॉन्च किया गया हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, E1 E2 मान लीजिए, E1 का मतलब ग्रुप फर्स्ट, E2 का मतलब ग्रुप सेकेंड, और A का मतलब न्यू प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा है कि नया प्रोडक्ट हो और वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा हो, नया प्रोडक्ट हो और वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा हो। क्या तरीका है, पलटी मार के लिख दीजिए, यानी कि P A/E2, नीचे E2 है तो E2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, PE1 इंटू P A/E1 प्लस PE2 इंटू P A/E2।
अब लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, Pe2 सेकेंड ग्रुप का कितना है, 40% है, यानी कि 40/100। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, सेकेंड ग्रुप का प्रोबेबिलिटी ये 0.3 है। फर्स्ट ग्रुप का है 60%, 60/100। प्रोडक्ट लॉन्च करने का इसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.7। और यही चीज नीचे है, लिख दीजिए 40/100 इंटू 0.3। 100 आपका खत्म, तो 40 इंटू 0/3, 60 इंटू 0.7 प्लस 14 इंटू 0.3, 4 तिहाई 12, 7 छंग 42, 4 तिहाई 12, तो 12/2, 2 4 और 5 किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से, काटिए, 4 5 9, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 6 14, 9, यानी कि 2/9 ये आपका हो गया आंसर। 2/9 आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मैच कर लेता हूं आंसर को। आंसर आपका जो है 2/9 बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि एक लड़की एक डाई को थ्रो करती, एक पासा को फेंकती है। यदि 5 या 6 आए तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालेगी। यदि 1 2 3 4 आए तो वो सिक्का को 1 बार उछालेगी। एक लड़की क्या करती है, एक पासा एक डाई को फेंकती है। यदि 5 6 आएगा, 5 या 6, तो वो आपका सिक्का को 3 बार उछाल लेगी, समझ गए। और 1 2 3 4 आएगा तो सिक्का को 1 बार उछालेगी, ठीक। और क्या कहता है कि उस लड़की को जो है ना, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, उस लड़की को 1 हेड मिलता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है ना पासा फेंकी थी और उस पासे पे 1 2 3 4 आया था। वो पासा फेंकी थी और पासे पे 1 2 3 4 आया था। मैं समझाता हूं लिख लिख कर। देखिए इसमें 2 घटना है, एक आपका E1 5 और 6 आता है, एक है E2 1 2 3 और 4 आता है, समझ गए, ठीक। और ए का मतलब हेड आना, ए का मतलब क्या हो गया, हेड आना, ए का मतलब क्या हो गया, हेड आना। जब 5 6 आएगा तो वो सिक्के को कितना बार उछालेगी, 3 बार। तो पहले 3 बार उछालने पर क्या क्या हो सकता है क्वाइन में, पहले इस चीज को लिखिएगा। तो मैं आपको बताया हूं 3 बार उछालिए, यानी कि 2 पे पावर 3 8 हो गया। तो 8 का आधा कितना, 4, 4 बार आप लिखिए हेड और 4 बार टेल। 8 का आधा 4 हो गया, 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। यही पॉसिबिलिटी है जब वो सिक्के को 3 बार उछालेगी। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, काउंट कर लीजिए 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक। क्या पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है क्या कि हेड आता है, हेड आता है और किससे, 1 2 3 4 जब डाई पे आए तो 1 2 3 4 का मतलब कितना, E2, इसका मतलब E2। अब जानते हैं फॉर्मूला, पलटी मार कर लिख लीजिए, A/E2, नीचे E2 है तो E2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब लिख देना है, Pe1 इंटू P A/E1, Pe2 इंटू P A/E2। Pe2, E2 का मतलब क्या हुआ,
1 2 3 4 आना, यानी कि 1 2 3 4 चार संख्या है और पासा को फेंकने पर कितना मैक्सिमम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4/6। E2 का मतलब 1 2 3 4 आया है और ए का मतलब हेड, तो 1 2 3 4 आने पर हेड वो सिक्के को एक ही बार उछालती है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 और हेड या टेल आएगा तो टोटल संभावना आपका हो गया 2, तो 1/2। E1 का मतलब 5 या 6 आना, तो दो प्रकार से आएगा, कितना में, 6 में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हो गया। और A/E2 E1 का मतलब आपका हो गया 5 या 6 आया है और तब एक हेड, 1 हेड लिख दीजिएगा, यहां पर 1 हेड लिख दीजिएगा, 1 हेड, ठीक है। एक हेड देखिएगा तो एक हेड कितने बार आया है, 1 2 और 3, इस 3 में एक ही बार हेड आया है, आपका हो गया 3। टोटल कितना है, टोटल है 8, तो 3/8 प्लस यही चीज नीचे है लिख दीजिए 4/6 इंटू 1/2। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व हो गया आपका, काट दीजिए 2, ये 3 3 दूना 6, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और 3, तो 1/3/1/8 प्लस 1/3, 1/3 नीचे 24, 3 और 8 11, 1/3 इंटू 24/11, 8 तिहाई 24, 8/11, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 8/11, प्रायिकता क्या हो गया, 8/11। मैं एक बार आंसर को मैच कर लेता हूं, आंसर, इसका आंसर हाँ 8/11, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको नोट कीजिए, समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या है कि एक जो है ना मैन्युफैक्चरर के पास 3 ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी। ए नंबर ऑपरेटर जो है ना डिफेक्टिव आइटम 1% बनाता है, बी नंबर ऑपरेटर जो है डिफेक्टिव आइटम 5% बनाता है और सी जो ऑपरेटर है वो 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। यानी 100 आइटम बनता है तो ए कितना डिफेक्टिव बनाता है 1, बी कितना डिफेक्टिव बनाता है 5 और सी कितना डिफेक्टिव बनाता है 7। फिर लिखा हुआ ए काम पर रहेगा 50%, बी काम पर रहेगा 30% और सी काम पर रहेगा 20%। कहता है क्या कि एक आइटम डिफेक्टिव बना है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह ए नंबर ऑपरेटर के द्वारा बनाया गया हो। समझ गए, एक आइटम लिया गया, वो आइटम डिफेक्टिव है तो पता करना है कि वो ऑपरेटर ए के द्वारा बनाया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 इवेंट मान लीजिए, E1 E2 E3, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी, और ए मान लीजिए डिफेक्टिव आइटम। तो बोलता है क्या, डिफेक्टिव है ऑपरेटर ए के द्वारा, ये निकालना है, डिफेक्टिव है और ऑपरेटर ए के द्वारा, ठीक है, ये निकालना है। पलटी मारकर लिख दीजिए, कैसे लिखिएगा, पी A/E1, नीचे E1 है तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे सब लिख दीजिए, P E1 इंटू पी A/E1 प्लस P E2 इंटू पी A/E2 प्लस P E3 इंटू पी A/E3 हो गया। अब E1 मतलब ए ऑपरेटर का चांसेस कितना है, तो 50% है, 50/100, 50/100 है, ठीक है। और डिफेक्टिव आइटम ये कितना बनाता है 1%, 1/100,
नीचे सेम है, लिख दीजिए 50/100 इंटू 1/100 प्लस E2 का मतलब बी ऑपरेटर कितना परसेंट रहेगा जॉब पे 30%, 30/100 और कितना आइटम ये गलत बनाता है, डिफेक्टिव बनाता है, तो 5/100 5% है। E3 ऑपरेटर कितना, E3 मतलब सी ऑपरेटर 20% जॉब पे रहता है और 7% ये भाई साहब डिफेक्टिव बनाता है। समझ गए, 7% ये भाई साहब डिफेक्टिव बनाता है। हो गया। अब देखिए 100 100 नीचे ऊपर हर जगह है, उसको कैंसिल कर दीजिए। ऊपर 50 नीचे 50 और 5 ये 15 150 और 7 दूना 14 140, तो 50/200 300 340 ये खत्म, यानी कि 5/34। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 5/34। समझ गए, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 5/34। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, 5/34। ठीक है, बिल्कुल सही है प्रोबेबिलिटी 5/34। तो आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर। समझ गए, 12 नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि ताश का 52 पत्ता में से एक पत्ता खो गया है। ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता खो गया है और अब जो पत्ता बचा हुआ है, अब जो कार्ड बचा हुआ है उसमें से 2 कार्ड को निकाला गया और दोनों कार्ड पता चला कि डायमंड है। 2 कार्ड को निकाला गया, दोनों कार्ड आपका क्या है, डायमंड है। जो पत्ता बचा हुआ है उससे 2 कार्ड को निकाला गया और दोनों क्या है, डायमंड है। डायमंड मतलब कि ईंट है। कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड खोया हुआ है वो भाई साहब डायमंड खोया था। कहता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड खोया हुआ था वो भाई साहब डायमंड खोया हुआ था। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो 2 इवेंट ले लीजिए। 2 इवेंट आपका जो है E1 यानी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है और E2 लॉस्ट कार्ड नोट डायमंड है। ठीक, ए आपका हो जाएगा ड्राइंग टू कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है कि आपका जो है ए यानी कि आप कार्ड निकाले हैं और ये भाई साहब जो है ना क्या कहता है, जो लॉस्ट कार्ड है वो भाई साहब आपका होना चाहिए डायमंड। जो लॉस्ट कार्ड है वो आपका क्या होना चाहिए, डायमंड। तो पलटी मार के लिख दीजिए P A/E1, P E1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे 2 इवेंट है, दोनों लिख दीजिए P E1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 इंटू P A/E2। अब देखिए P E1 यानी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, तो 13 डायमंड होता है। समझ गए, 13 डायमंड, तो 13 C1 और टोटल आपका 52 पत्ता होता है 52 C1। E1 का मतलब डायमंड खोया है और फिर आप जो है ना, फिर आप क्या करते हैं, 2 आप है ड्राइंग 2 कार्ड डायमंड यहां लिख दीजिए। समझ गए, तो आपका E1 का मतलब डायमंड खो गया है और तब आप जो है ना डायमंड निकालते हैं। तो डायमंड कितना होगा, 2 गो कार्ड आप डायमंड निकालिएगा, तो 13 डायमंड में एक डायमंड खो गया है, तो कितना बचा 12, यानी कि 12 C2। 2 कार्ड आप निकाल रहे इसलिए C2। और अब टोटल कितना पत्ता बचा है, एक पत्ता तो खो गया है ना, तो 51 पत्ता बचा है, यानी कि 51 C2 बटे में सेम चीज है, नीचे लिख दीजिए 13 C1 बाय 52 C1 और आपका 51 C, ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 12 C2 बाय 51 C2 प्लस
Pe2 डायमंड नहीं खोया है, समझ गए, लॉस्ट काट नॉट डायमंड। तो डायमंड आपका यदि छोड़ दीजिएगा तो 13 डायमंड होता है, तो 13 39, 39 काट डायमंड नहीं होता है 39, तो क्या हो जाएगा 39C1/52C1। और E2 का मतलब डायमंड नहीं खोया है, और तब आप 2 डायमंड कार्ड निकालते हैं, तो डायमंड नहीं खोया है तो 13 डायमंड है, तो 13C2, समझ गए 13C2। और एक पत्ता तो आपका खो ही गया है ना, चाहे कोई भी पत्ता खोया हो, तो ताश का पत्ता तो आपका 51 ही बचा है, 51C2 हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। 13/1, 52/1, 12/2, 11/1 मैं आपको बता चुका हूं, 51/2, 50/1 आप जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। और नीचे आपका 13/1, 52/1 ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, और घटाते जाते हैं, तब तक घटा के लिखते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। और ये हो गया 12/2, 11/1। प्यारे बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 51/2, 50/1 प्लस आपका क्या हो गया 39/1/52/1 इंटू 13/2, 12/1/51/2 और 50/1 हो गया, समझ गए। और इसको हम लोग करते हैं अब सॉल्व। तो आइए सॉल्व किया जाए, देखिए तो सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व में 52, 51, 50, 52, 51, 50, 52, 51, 50 दोनों में है, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1 सब में है, यानी कि ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, समझ गए, कैंसिल हो गया। क्या बच गया ऊपर 13, ये भाई साहब आपका 6 11, 13 6 11 जोड़ आपका कितना 39 और 13, और ये भाई साहब 6 हो गया, समझ गए 6 हो गया। तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन आएगा, 13 6 11, नीचे से 13 6 ले लीजिए कॉमन, 11 + 39, ये दोनों खत्म, 11 बाय कितना 9 1 10, 3 1 4 1 5, 11/50, क्या हो गया 11/50, ठीक है। पहले मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, 11/50 बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका हो गया आंसर, समझ गए, ये आपका हो गया आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या ए जो है 5 में से 4 बार गलत बोलता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए 5 में से 4 बार गलत बोलता है, बल्कि सॉरी, ए 5 में से 4 बार सही बोलता है और 1 बार गलत बोलता है, माफ कीजिएगा। ए जो है 5 बार कोई चीज बोलता है तो उसमें 4 सही बोलता है और 1 गलत बोलता है। एक सिक्का को टॉस किया गया और ए बोलता है कि हेड आया, एक सिक्का को टॉस किया और ए बोलता है हेड आया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में हेड आया है, क्योंकि 5 में से 1 गलत भी तो बोलता है ए, तो 5 बार बोलेगा तो 4 सही और 1 गलत बोलता है। एक सिक्का को टॉस किया गया, पता चला कि हेड आया है, ए बोलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सही में वो बोल रहा है। तो E1 E2 दो घटना मान लीजिए, E1 और E2। E1 का मतलब ए स्पीक्स ट्रूथ, ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ, ठीक है। और ए का मतलब हेड एपियर्स, यानी कि हेड आया। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, हेड आया है,
और भाई साहब ए सही बोला है, हेड आया है और ए सही बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। पलटी मार के लिख लीजिए, पी ए ऑब्लिक E1 इंटू P1, क्योंकि E1 नीचे है और नीचे सबको लिख लीजिए, P E1 इंटू P ए ऑब्लिक E1 प्लस PE2 इंटू P ए ऑब्लिक E2। E1 का मतलब सही बोलना, 4/5 ए ऑब्लिक E1 यानी सही बोला और तब हेड आया है। तो सिक्का को उछालेगा तो हेड या टेल ही आ सकता है। हेड एक प्रकार से आएगा और हेड या टेल यानी कि दो संभावना है। नीचे सेम चीज है, 4/5 इंटू 1/2 E2 यानी कि वह गलत बोलता है। तो अब देखिए 5 में से 4 सही बोलता है तो एक गलत बोलता है, तो 1 बाय आपका क्या हो जाएगा 5, और गलत बोला तब हेड आया है, समझ गए। तो यानी कि आपका संभावना क्या, हेड या टेल ही की संभावना है, यानी कि 1/2 हो गया, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 कैंसिल, 5, 5, 5 कैंसिल, 4/4 प्लस 1 यानी कि 4/5। क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 4/5। आंसर देख लीजिए 4/5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए हो गया। समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। कहता है ए और बी दो इवेंट है और ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, साथ ही साथ लिखा हुआ है कि बी का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है। तो कहता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखिए चारों में देखिएगा, सब में आपका पी ए ऑब्लिक बी, पी ए ऑब्लिक बी, पी ए ऑब्लिक बी है 3 में, और चौथा नन ऑफ दिस है। तो पहले एक चीज देखिए, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा वाला होता है और यूनियन में बड़ा वाला होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा आपका पी ए, बराबर क्या हो गया पी ए। आपसे पूछ रहा है पी ए ऑब्लिक बी, फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला, और पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपका क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है बाय पी बी, यानी कि पी ए ऑब्लिक बी इक्वल टू हो गया पी ए बाय पी बी। लेकिन एक बात बोलिए, एक बात बोलिए कि आपका जो है ना बी, पी बी, इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी हालत में 1 से छोटा अथवा बराबर होगा। पी की प्रोबेबिलिटी कहता है 0 नहीं है, और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम भी नहीं हो सकता है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा अथवा क्या होगा बराबर होगा, यानी कि ई भाई साहब आपका हो गया बड़ा। देयरफॉर पी ए ऑब्लिक बी आपका ग्रेटर देन हो गया पी ए से। और देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये भाई साहब ऑप्शन नंबर आपका सी, समझ गए। और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, समझ गए। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, तो अब इस सेशन को समाप्त किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।